हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं एट लेंथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। मैं आपके साथ सारे केस लॉज डिस्कस करने वाला हूँ जिसकी वजह से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में इवॉल्व हुआ। और जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रहे इस बात को लेकर। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो आइए सबसे पहले हम क्रोनोलॉजी जान लेते हैं इसके पीछे कि कैसे कैसे ये इवॉल्व हुआ बेसिक स्ट्रक्चर हमारे देश में। और आपने सुना भी होगा, अमित शाह जी बहुत बार बोलते हैं जब भी कोई डिस्कशन होता है कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे फर्स्ट अमेंडमेंट के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे एक लैंडमार्क केस गोलकनाथ के जो केस था उसके बारे में। फिर आएगा 24th अमेंडमेंट के ऊपर डिस्कशन। देन कम्स केशव नंदा भारती केस जो कि एक बहुत ही बड़ा बहुत ही लैंडमार्क केस था। फिर हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इन इंदिरा नेहरू गांधी केस। फिर 42nd अमेंडमेंट जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है उसके बारे में जानेंगे। और इन द एंड हम मिनर्वा मिल्स का जो केस था उसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आइए सबसे पहले जान लेते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट और शंकरी प्रसाद का केस कि क्या था ये केस। तो आप जानते हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ था और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी था कि गवर्नमेंट लैंड को एक्वायर करे और वहाँ पे फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर पाए गवर्नमेंट। तो इसलिए फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी पर थोड़े अंकुश लगाए गए और पावर्स दी गई गवर्नमेंट को जिससे कि वो लैंड एक्वायर करके वहाँ पे फैक्ट्रीज या बाकी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश कर पाए। और इसी फर्स्ट अमेंडमेंट को फिर चैलेंज किया गया शंकरी प्रसाद के केस में। और शंकरी प्रसाद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ, कि अमेंडमेंट लॉ नहीं है और ये पावर है पार्लियामेंट के पास कि वो अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर सकते हैं, मतलब फंडामेंटल राइट्स के ऊपर अमेंडमेंट कर सकते हैं। और फिर जब ये रूलिंग आई तो इस रूलिंग को फिर गोलकनाथ केस में चैलेंज किया गया। और इस रूलिंग में गोलकनाथ केस में इस रूलिंग को ओवर रूल कर दिया गया। जैसे कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अपने सारे जजमेंट्स को ओवर रूल कर सकती है बाय अ हायर बेंच। जैसे कि 3 जजेस की बेंच ने अगर कोई डिसीजन दिया है तो 5 जजेस की बेंच उसको ओवर रूल कर सकती है। और वही हुआ गोलकनाथ के केस में। उन्होंने रिवर्स कर दिया अपना डिसीजन जो कि शंकरी प्रसाद में दिया गया था। और ये बोला गया कि भाई अमेंडमेंट इज अ लॉ एंड द पार्लियामेंट डज नॉट हैव अ पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। तो इसका मतलब क्या होता है आखिरकार कि अमेंडमेंट इज अ लॉ या फिर अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ। देखिए, कोई भी लॉ हमारे देश में ऐसा नहीं बनाया जा सकता है जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो। और ये पावर है कोर्ट के पास कि वो अगर ऐसा लॉ बना देती है पार्लियामेंट तो बाय द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल रिव्यू वो उसको नल एंड वॉइड कर सकते हैं। तो कोर्ट ने जब बोला था शंकरी प्रसाद के केस में कि अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ, तो उनका मतलब ये था कि भाई अमेंडमेंट कानूनी नहीं है, तो इसलिए अमेंडमेंट के थ्रू आप फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर सकते हैं। अगर अमेंडमेंट लॉ होती तो कोई भी लॉ ऐसा बनाया ही नहीं जा सकता है जो फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करे। तो ये बात होती है, ये इन्फ्लुएंस ड्रॉ हुआ था अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ जो कि शंकरी प्रसाद में बोला गया। और जिसके अगेंस्ट में फिर गोलकनाथ केस में बोला गया कि नहीं, अमेंडमेंट इज अ लॉ। तो जब भी आप देखें कि अमेंडमेंट इज अ लॉ या अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ तो उसके पीछे इन्फ्लुएंस ये होता है। फिर अब इसके अगेंस्ट पार्लियामेंट, जैसे कि अब पार्लियामेंट की तो पावर ही चली गई थी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की, तो इसके अगेंस्ट में फिर 24th अमेंडमेंट 1971 में लाई गई और अमेंड किया गया आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को। और ये बोला गया, पार्लियामेंट ने खुद को ये पावर दी कि भाई वी हैव द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स एंड अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ, इसलिए उसको कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता है। तो 24th अमेंडमेंट के थ्रू पार्लियामेंट ने अपनी पावर्स बढ़ाई विद रिगार्ड टू अमेंडिंग द फंडामेंटल राइट्स। अब फिर एक लैंडमार्क केस आया केशव नंदा भारती केस और उसका एप्लीकेशन फिर हमने देखा इंदिरा नेहरू गांधी केस में। केशव नंदा भारती केस एक्चुअली वो केस है जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन है वो इवॉल्व हुई और कोर्ट ने बताया कि क्या क्या चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट फॉर्म करती हैं। और मैंने बताया भी होगा आपको कि केशव नंदा भारती केस में हाईएस्ट जजेस की बेंच बैठी है आज तक, मतलब 13 जजेस की बेंच थी और ये हाईएस्ट है आज तक की। और इसमें इन्होंने बोला कि भाई 24th अमेंडमेंट जो आप लाए हैं वो तो ठीक है, चलिए कि हाँ आपके पास पावर्स हैं कि आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं। पर उन्होंने ओवर रूल भी कर दिया गोलकनाथ के अपने जजमेंट को और बोला कि नहीं, 24th अमेंडमेंट ठीक है, आप करिए अमेंड, बट हाउएवर आप उन चीज़ों के ऊपर अमेंड नहीं कर सकते हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट फॉर्म करेंगे। कि एक तरीके से उन्होंने पावर दी भी और पावर ली भी पार्लियामेंट की विद रिगार्ड टू अमेंडमेंट।
और बोला कि भाई आप कोई भी ऐसी चीज के ऊपर अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, संशोधन नहीं कर सकते हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट फॉर्म करे। और अलग अलग चीजें जैसे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, इन सब चीजों को माना गया कि दे फॉर्म द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। बहुत सारी चीजें थी जो कि इस केस में बोला गया बाय द जजेस कि ये चीजें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इसके ऊपर अमेंडमेंट नहीं की जा सकती है। और इसी का एप्लीकेशन फिर हमने देखा इंदिरा नेहरू गांधी केस में, जिसमें 39th अमेंडमेंट आई थी हमारे देश में, उसको चैलेंज किया गया था इस केस में। और 39th अमेंडमेंट बेसिकली ये थी कि उसमें ये बोला गया था कि भाई स्पीकर, जो कि लोकसभा के स्पीकर होंगे, उनका अगर इलेक्शन होता है या फिर प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। मतलब ये पावर ही ले ली गई थी कि भाई अगर ऐसा कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट हो विद रिगार्ड टू पीएम या विद रिगार्ड टू स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो आप चैलेंज ही नहीं कर सकते हैं उस इलेक्शन प्रोसेस को इन द कोर्ट। और इसको जब चैलेंज किया गया इंदिरा नेहरू गांधी केस में, तो कोर्ट ने बोला नहीं, ये अमेंडमेंट गलत है, बिकॉज इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। और आप कोई भी ऐसी अमेंडमेंट नहीं ला सकते हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हो। कोई भी ऐसी अमेंडमेंट नहीं आ सकती है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हो। इसलिए 39th अमेंडमेंट को इस डॉक्ट्रिन के एप्लीकेशन के थ्रू वॉइड करार दी दिया गया, मतलब इनवैलिड करार दे दिया गया। फिर हम जानते हैं 42nd अमेंडमेंट 1976 में आई, और आप जैसे कि जानते भी होंगे कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बहुत ही सारे चेंजेस आए थे 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, और उनमें से एक चेंजेस ये था कि पार्लियामेंट ने खुद को ही ये पावर दे दी कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब कोर्ट या फिर कोई भी इंसान हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स के ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं लगा सकता है। और जो भी अमेंडमेंट हम करेंगे उसको कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता है। मतलब अमेंडमेंट की पावर, अमेंडमेंट के दायरे को इतना बढ़ा दिया गया कि उसको कोर्ट में भी अब चैलेंज नहीं कर सकते थे आप 42nd अमेंडमेंट के बाद। पर हाउएवर, जैसे कि फिर से मैंने आपको बताया था कि एक जजमेंट आया, फिर एक रूलिंग आई, और उसके थ्रू ये पूरा डॉक्ट्रिन इवॉल्व हुआ। तो मिनर्वा मिल्स के केस में कोर्ट ने बोला कि नहीं, जो जुडिशियल रिव्यू होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो रिव्यू कर सकती है कि पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट तो नहीं है। और उन्होंने बोला कि जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि अमेंडमेंट को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो हमें जो पावर मिली है जुडिशियल रिव्यू की, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने छोटी सी वीडियो में कोशिश की कि मैं आपसे सारे केस लॉज जो कि इससे से जुड़े हुए हैं, सारी अमेंडमेंट्स आपसे डिस्कस करूं। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियोस बनाने में और पूरा डेटा इकट्ठा करने में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।